अपॉइंट कर देती है ऑडिटर को? सेक्शन 139। फटाफट से बताइए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। यस, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर? सीएजी। सीएजी। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। ओके। सीएजी कितने टाइम पीरियड में अपॉइंट कर देती है ऑडिटर को? within 180 days। Within 180 days of start of financial year। आप ये वर्डिंग भी याद रखें कि कब से 180 डेज कब से लेने हैं। Within 180 days from start of the financial year। उसका ड्यूरेशन कब तक रहेगा? 1 year। नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट एजीएम तक, या फिर उसका जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसका जब ऑडिट वर्क कंप्लीट हो गया तब तक उसका टाइम पीरियड रहेगा और वो हट जाएगा। फिर कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? बोर्ड। इन एवरी केस? नो मैम। अगर रेजिग्नेशन से हुई है ना, रेजिग्नेशन से होता है तो मेंबर्स भरते हैं इन ईजीएम। यस, इन ईजीएम विद इन 30 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी, है ना। अगर बोर्ड ने फिल कर दिया तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर से रेटिफिकेशन करवाना होता है। और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? सीएजी। सीएजी विद इन 30 डेज। ओके। सेक्शन 141 किसका पढ़ा था हमने? डिस्क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। ओके। मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकता है एक सीए? कंपनी ऑडिट 20। सेक्शन 140 किससे रिलेटेड पढ़ा था? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म हम ऑडिटर को हटाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है? किससे परमिशन लेना होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, और पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजुलेशन पास करना होता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे और देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर इन एजीएम हम हटा रहे हैं, उसका पूरा टेन्योर एंड नहीं हुआ है 5 साल का, बट जो एजीएम आ रही है उस एजीएम में हम उसे हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? बोर्ड रेजुलेशन और सिर्फ स्पेशल, फिर ओनली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की नीड नहीं होती है। कौन सा नोटिस पास होगा इसके लिए आपका? हर साल उसको वापस अपॉइंट करना होता है। स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस आपको देना होता है। ठीक है। इस स्पेशल नोटिस को जो भी कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो सर्कुलेट करता है टू द रिटायरिंग ऑडिटर और टू अदर मेंबर्स। देन रिटायरिंग ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन देता है और उस रिप्रेजेंटेशन को भी सर्कुलेट किया जाता है इफ पॉसिबल। ओके। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 144 क्या पढ़ा था? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। 144 ये 143 है। सर्विस जो रेंडर नहीं कर सकता वो Yes. ऑडिटर, जो सर्विसेज ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता है, दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, सेक्शन 144। सेक्शन 142 क्या पढ़ा था? बहुत ही छोटा सा सेक्शन था, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। यस। कौन डिसाइड करता है रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर? मेंबर्स।
जो अपॉइंट करते हैं उसको। हमेशा याद रखेंगे सीएजी जो अपॉइंट करता है वही रेम्युनरेशन डिसाइड करता है। अगर फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड डिसाइड करेगा, मेंबर्स ने अपॉइंट किया है तो मेंबर्स डिसाइड करेंगे। सीएजी ने गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंट करता है तो सीएजी डिसाइड करेगा। ठीक है। सेक्शन 143 powers and duties. पावर्स एंड ड्यूटीज, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा सेक्शन था। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था एक पॉइंट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 रिलेटेड टू फ्रॉड रिपोर्टिंग। ठीक है। कब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कब जाएंगे फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए? जब 1 करोड़ से हायर अमाउंट हो। यस, जब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ और अबव हो तो हमें क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिपोर्टिंग करना है। मैक्सिमम क्या टाइम पीरियड दिया है हमें रिपोर्टिंग के लिए? 60 days. 60 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है। अच्छा, कौन से फॉर्म के अंदर इंटीमेट करेंगे? ADT4. ADT4। अगर मेरा फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व लेस देन 1 करोड़ है देन बोर्ड और ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड को करते हैं। बोर्ड और ऑडिट कमेटी जो भी आपके यहाँ पे है उसको अपन क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे। अच्छा, जब हम बोर्ड या ऑडिट कमेटी को इंटीमेट करते हैं तो क्या एडिशनल ड्यूटी डाला है बोर्ड के ऊपर? 45 डेज में रिप्लाई करना है। 45 डेज में रिप्लाई करना है। बोर्ड रिपोर्ट करनी, बोर्ड रिपोर्ट के ऑडिट अंदर कमेटी को रिपोर्टिंग करनी। 45 डेज के अंदर रिप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके कमेंट्स और जो भी आपको रिप्लाई देना है उनका ऑडिट कमेटी को। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं जाते हैं, केवल ऑडिट कमेटी या बोर्ड को ही रिपोर्ट करना है, मतलब फ्रॉड अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़, इन दैट केस जो बोर्ड रिपोर्ट आपकी पब्लिश होगी, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इस फ्रॉड का पूरा आपको नॉलेज पब्लिश करना पड़ेगा। ये एडिशनल ड्यूटी बोर्ड के ऊपर डाली है। क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पूरा प्रीवियस का छोटे छोटे मैम एक बार वापस रिपीट करना। मैंने कहा कि अगर आपका अमाउंट इन्वॉल्व लेस देन 1 करोड़ है तो हम किसके पास में जाते हैं, मतलब ऑडिटर। ऑडिटर केवल किसको इंटीमेट करता है, बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को, जो भी आपके बिजनेस में है। नाउ हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि Yes, अमाउंट ma'am. इन्वॉल्व लेस देन 1 करोड़ है। तो अब बोर्ड के लिए यहाँ पे एक एडिशनल ड्यूटी डाला है कि जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं जाते हैं, केवल उन्हें ही इंटीमेट कर रहे हैं, तो आपको जो बोर्ड रिपोर्ट बनानी होती है ना, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये जो बोर्ड रिपोर्ट है उसके अंदर आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ऑडिटर ने कोई फ्रॉड नोटिस किया क्या, तो उस फ्रॉड के बारे में पूरी नॉलेज आपको वहां पे देनी पड़ेगी कि कौन कौन क्या टाइप ऑफ फ्रॉड था, कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व थे, क्या अमाउंट का फ्रॉड था, है ना, और आपने क्या रेमेडियल एक्शंस लिए। ये 4 पॉइंट आपको एक पैरा बना करके वहां पे लिखने पड़ेंगे। ओके मैम। ओके, नाउ सेक्शन 145 बहुत ही छोटा सा 3 लाइन का सेक्शन है, बहुत ही सिंपल सा। ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, ऑडिटर साइन करता है ऑडिट रिपोर्ट पे। ठीक है, तो बस यही चीज लिखा है। द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और साइन और सर्टिफाई any other document of the company in accordance with the provisions of subsection 2 of section 141। आप लोगों को याद है मैंने सेक्शन 141 में आपको पढ़ाया था कि ऑडिट कमेटी को एक कंसेंट और सर्टिफिकेट लेना होता है ऑडिटर से कि आपके पास में क्या लिमिट्स हैं। याद आ रहा है?
हमें कंसेंट लेना पड़ता है कि हमने आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाला है, आप बिल्कुल ही आपको अपॉइंटमेंट में एक्सेप्ट करेंगे। एंड सेकंड, एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपके ऊपर जो भी कोर्ट से रिलेटेड प्रोफेशनल केसेस चल रहे हैं वो आपने हमें बता दिए हैं, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 141। सब याद आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। है ना? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट, है ना? कौन सी डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है? उस कंसेंट और सर्टिफिकेट की बात हो रही है जो हमने सेक्शन 141 के अंदर पढ़ा था कि ऑडिटर को एक तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर सिग्नेचर करना है, प्लस वो जो ये सर्टिफिकेट देगा उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। आगे क्या बोल रहे हैं ये? जो आप ये ऑडिट रिपोर्ट देंगे उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स which have any adverse effect on the functioning of the company mentioned in the audit report, है ना? जो भी आपने अपना ओपिनियन लिखा है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो ओपिनियन एजीएम में पढ़ा जाएगा, ठीक है? जिस भी जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी की आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी जो कि जनरल मीटिंग एजीएम होती है, एजीएम के अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्या करी जाएगी? पढ़ी जाएगी। एंड शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, है ना? ये ऑडिट रिपोर्ट मेंबर्स के इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन रहती है। अगर मान लो मैं मेंबर ऑफ द कंपनी हूं और मैं एजीएम के अंदर किसी रीजन से नहीं जा पाई, ठीक है? अब मैंने तो वहां सुना ही नहीं, कुछ भी जो भी हुआ वहां पे मुझे पता ही नहीं है। अब मैं जानना चाहती हूँ तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है? तो मेरे पास में ऑप्शन है कि जहां पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट रखी हुई है, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी, तो वहां पे जाकर के मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। जो भी प्रेस्क्राइब्ड नॉमिनल फीस होती है वो फीस पेमेंट करो और मैं उसको क्या कर सकती हूँ? इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। और नॉर्मली आजकल वेबसाइट्स के ऊपर भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोडेड होती है, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये है आपका सेक्शन 145। बहुत ही सिंपल सा क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें से? ऑडिट रिपोर्ट पे सिग्नेचर कौन करेगा? तो ऑब्वियसली ऑडिटर करेगा, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है? क्लियर सबको सेक्शन 145? अब हमारे पास आ रहा है सेक्शन 146। बहुत ही सिंपल सा है। क्या है? ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग। ऑडिटर के पास में राइट है, क्या राइट है? कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, ठीक है? और कंपनीज के ऊपर ये ड्यूटी है क्या? कि जनरल मीटिंग के लिए जो आप नोटिस सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, कि नोटिस करते हैं ना, 21 क्लियर डेज बिफोर एजीएम का नोटिस सर्कुलेट हो जाना चाहिए कि कब आपका एजीएम होगा, उसका एजेंडा क्या होगा, वहां पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, कहाँ पे हमारी जनरल मीटिंग होगी। तो ये सारी चीजें कंपनी का ड्यूटी है कि जैसे आप एजीएम का नोटिस सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करते हैं, वैसे ही आपको ऑडिटर को भी इस मीटिंग का नोटिस क्या करना पड़ेगा? सर्कुलेट करना पड़ेगा। नाउ ऑडिटर के पास में राइट है कि वो आपकी जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है। अगर उसके खुद के पास में टाइम नहीं है, उस पर्टिकुलर डे पे उसको कोई अर्जेंसी हो गई, फैमिली में कुछ हो गया, उसको खुद को बीमार हो गया, किसी भी रीजन से वो आपकी जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो वो अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को आपकी जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकता है। नाउ यहाँ पे ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि मैं मेरे पापा को भेज दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि वो बंदा जिसने आपके ऑडिट के साथ साथ में आपके साथ में काम किया हो, ठीक है, उसको वो सारे मैटर्स का नॉलेज हो कि अगर मेंबर कुछ भी उनसे पूछे तो वो उसका जवाब दे सके। जैसे मान लो मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, ऑडिट रिपोर्ट पे हमने कहा था कि पार्टनर्स में से कोई एक बंदा साइन करेगा जिसने ऑडिट किया है ना, या फिर कोई भी अनदर बंदा साइन कर सकता है। जैसे मान लो मैंने ऑडिट किया,
मेरे साथ में मेरा एक पार्टनर भी है, ठीक है ना। किसी रीजन से मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं वहां पे एजीएम अटेंड करने नहीं जा सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो पार्टनर है सीए है, वो भी क्वालिफाइड है, जो भी चीजें वहां पे हुई होगी उसे भी नॉलेज में होगा, ठीक है। अगर नॉलेज में नहीं होगा तो मैं उसे समझा दूंगी वन टाइम कि देख ऐसा ऐसा हो गया था सिचुएशन, तो ये जाकर के अपने को एजीएम में बताना है, बिकॉज वो भी सीए है, वो भी मेरे इक्वल नॉलेज रखता है, तो जब मैं उसे बताऊंगी उसे हर एक चीज पता चल जाएगी, मेरे वर्किंग पेपर्स उठा करके देखेगा, उसे हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो वही बंदा मेरा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, जो कि एक ऑडिटर हो सकता है, ठीक है। मैं हर किसी को अपनी इच्छा से ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना सकती हूँ। तो नाउ मेरी जगह पे वो पर्सन भी जाकर के एजीएम अटेंड कर सकता है, ठीक है। और हमें क्या है, राइट टू बी हर्ड है। अगर हम किसी मैटर के ऊपर एजीएम में मेंबर्स को कुछ बताना चाहते हैं, तो हम वहां पे आपके एजीएम के अंदर जो चाहे वो बोल सकते हैं, रिलेटेड टू द बिजनेस, है ना, जो कि रेलिवेंट पॉइंट्स है वो हम वहां पे जाकर के बोल सकते हैं। आप हमें ये नहीं बोल सकते कि ऑडिट रिपोर्ट पकड़ा दी ना, आप चुपचाप बैठे रहो, नहीं, हमें कुछ बात करना है मेंबर्स से, हमें कोई एडवर्स रिमार्क है वो बताना है, या फिर कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है मेंबर्स के साथ में, तो हम जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। All notices of and other communications related to any general meeting shall be forwarded to the auditor of the company, and the auditor shall, unless otherwise exempted by the company, attend either by himself or through his authorized representative, who shall also be qualified to be an auditor, एनी जनरल मीटिंग, ठीक है। क्या इन्होंने एक साथ लिख दी लैंग्वेज, मैंने आपको ब्रेक कर करके बताई। फर्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, ये नोटिसेस वाली लाइन की ऑडिटर को भी आपको नोटिस फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जैसे कि आप दूसरे मेंबर्स को करते हैं वैसे ही आपको ऑडिटर को भी जनरल मीटिंग का नोटिस फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नाउ ऑडिटर के पास में राइट है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करेगा आपकी, अगर वो खुद नहीं कर सकता तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, ठीक है। Now authorized representative कौन होगा, who shall also be qualified to be an auditor, जो कि ऑडिटर बनने के लिए खुद एक क्वालिफाइड पर्सन है। Now लास्ट क्या बोल रहे हैं ये, हमारे पास में राइट है टू बी हर्ड एट जनरल मीटिंग, shall have right to be heard at such meeting on any part of the business which concerns him as auditor, ठीक है। हम केवल इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब एज एन ऑडिटर हमें कुछ वहां पे जाकर के बात करनी है, तो ही हम वहां पे जाकर के मेंबर से कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, आप दूसरे मैटर्स पे बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। सेक्शन 146, 145 क्या था सेक्शन, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, signature of auditor, and section 146 auditor to attend AGM। दोनों सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम? मैम मैम आपने पहले जो वर्किंग पेपर शेयर वाली जो बात कही है ना, एक बार वो रिपीट कर दो। मैंने ये कहा था कि मेरा फर्म है ना, मैंने ऑडिट किया था, हम 4 जने पार्टनर्स हैं, मैंने ऑडिट किया था तो वर्किंग पेपर्स मैंने बनाए होंगे, ठीक है। मेरा फैमिली में कोई अर्जेंसी हो गई, मैं वहां पे चली गई जिस दिन एजीएम था, तो मैं एजीएम में प्रेजेंट नहीं हो सकती हूँ, बट कोई मैटर है जो मुझे मेरे कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस करना है, अब मैं तो वहां पे प्रेजेंट हो नहीं सकती हूँ, तो मेरा जो पार्टनर है क्योंकि वो सिमिलर क्वालिफाइड है, जो कि ये शर्त हमें लिखी हुई है, वो शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, ठीक है। सिमिलर क्वालिफाइड है, वो भी सीए है, तो मैं उसे क्या करूंगी, मैं उसे बोल दूंगी कि ये मैटर हमें डिस्कस करना है, इसका इन डेप्थ नॉलेज आपको मेरी वर्किंग पेपर में मिल जाएगा, वो मेरे वर्किंग पेपर देख सकता है क्योंकि हम सब एक फर्म है, ठीक है। तो अब वो मेरे वर्किंग पेपर देखेगा, उसे सारी चीजें नॉलेज हो जाएगी, तो वो एज माय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाकर के एजीएम अटेंड करेगा। मैम
आपने एक बार ये तो इंडिविजुअल के केस में क्या करेंगे, क्योंकि वर्किंग पेपर तो ऑडिटर हर किसी से शेयर कर नहीं सकता। हाँ, इंडिविजुअल के केस के अंदर जैसे मान लो मेरी कंपनी के अंदर कोई सीए अपॉइंटेड है ना, कोई सीए अपॉइंटेड है, मैंने किसी को हायर कर रखा है जॉब के लिए, नाउ उसके पास भी सीए है, ठीक है, सिर्फ सीओपी नहीं है, उसके पास में सिर्फ सीओपी नहीं होगी, ठीक है, बट उसे नॉलेज तो सारा होगा, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ एनी एजेंसी मैं चली गई तो मैं उसे मेरा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बना करके वहां पे भेज सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइड होने चाहिए आप ऑडिटर बनने के लिए, तो मेन क्वालिफिकेशन आपकी सीए है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141, तो हम सेक्शन 141 की चीजें अप्लाई करने नहीं बैठेंगे कि सीओपी नहीं है कैसे भेज दिया, तो ऑडिटर थोड़ी ना बना रहे, हम उसको मेरा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेज रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हम उसे वहां पे भेजेंगे। अगर मान लो हमने कोई सीए हायर ही नहीं कर रखा है तो देन हमारे पास ऑप्शन होता है कि जनरल मीटिंग को थोड़ा आगे पीछे करवाओ, ठीक है, या फिर हम वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी हमें बात कहना होता है वो कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो हम बाद में एक रिप्रेजेंटेशन बना करके सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करवा सकते हैं। ओके मैम। चलिए, तो सेक्शन 146 कंप्लीट होता है। नाउ सेक्शन 147 ये है रिलेटेड टू पेनल्टीज, है ना। ऑडिटर के क्या पेनल्टी लगेगी अगर उसने कुछ गड़बड़ किया, तो कंपनी की क्या पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऑफिसर्स की क्या पेनल्टी लगेगी। आपको पूरा रटना पड़ेगा इस सेक्शन को, कैसे कि भाई लिमिट्स आ रही है इसमें, इसको 25,000 रुपए, इसको 5 लाख रुपए का मैक्सिमम, ठीक है। एक बार समझेंगे हम इसको, कुछ चीजें समझने की भी है और काफी सारी चीजें आपको इसमें लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि लिमिट्स आ रही है। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि क्या पेनल्टी है ना, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 147, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। वैसे ये चैप्टर सेक्शन 148 पे एंड होता है, बट आप लोगों को याद होगा सेक्शन 148 किसका है? याद है या भूल गए? कॉस्ट ऑडिट पढ़ा था? यस मैम। है ना? यस मैम। सेक्शन 148 इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑडिट, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर जो है आपका, इसके अंदर स्टार्ट होता है सेक्शन 139 से और एंड होता है सेक्शन 148 पे। सेक्शन 148 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमारा रिमेनिंग है सेक्शन 147 जो हम यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन 147 देखिए आप लोग यहाँ पे, सबसेक्शन 1, इसके अंदर पहले मैं आपको बताती हूँ कि है कौन कौन से लोगों के बारे में पेनल्टी आ रही है। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या पेनल्टी होगी, ठीक है। अगर कंपनी के ऑफिसर ने कोई गड़बड़ किया, कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, तो क्या पेनल्टी होगी, और ऑडिटर ने अगर कुछ गड़बड़ किया, कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, तो क्या पेनल्टी होगी। 3 जनों से रिलेटेड पेनल्टी इस सेक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है। फर्स्ट कंपनी, सेकंड ऑफिसर एंड थर्ड ऑडिटर। सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 जो है, स्टार्टिंग की 3 लाइन, ये 2 लोगों को डील करती है, कंपनी और ऑफिसर ऑफ कंपनी। बाकी सारी चीजें जो है ये ऑडिटर के बारे में, बाकी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब ऑडिटर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, अगर कंपनी ने सेक्शन 139 टू 146 कॉन्ट्रावेन किया, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अच्छे से नहीं किया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर अच्छे से नहीं किया, ठीक है, मींस इनमें से कोई काम आप आपकी कंपनी में कर रहे हो और वो आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से अगेंस्ट जा करके किया है, ठीक है। ऑडिटर को आपने राइट टू एक्सेस नहीं दिया टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना,
किसी भी रीजन से आपने सेक्शन 139 टू 146 जो भी हमने पढ़े हैं उनको कॉन्ट्रावेन किया तो कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी जेल में तो जा नहीं सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसे सिर्फ क्या देंगे, हम फाइन देंगे। ठीक है, उसे सिर्फ क्या देंगे, फाइन। कितना फाइन मिल रहा है उसे, which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees। ठीक है, 25,000 मिनिमम आपको भरना पड़ेगा और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ये आपकी पेनल्टी जा सकती है। अगर XYZ लिमिटेड ने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टाइमली नहीं किया, ठीक है, या फिर रिमूवल कर दिया आपने बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कंपनी को पेनल्टी भरना पड़ेगा। वो पेनल्टी कौन से सेक्शन में लिखी है, आप लोगों ने अभी तक अगर ध्यान दिया हो तो जो भी हमने सेक्शन पढ़े वहां पे पेनलाइज सेक्शन नहीं पढ़ा। ठीक है, सेक्शन 139 हमने पढ़ा तो वहां पे सिर्फ ये लाइन पढ़ी कि पेनल्टी सेक्शन 147 की लगेगी। ठीक है, कहीं पे भी हमने पेनल्टी अलग से नहीं पढ़ी है। एक सेक्शन होगा आपका स्पेसिफिक, वहां पे हमने कुछ स्पेसिफिक पढ़ा होगा, बाकी कहीं पे भी आपका पेनल्टी प्रोविजंस नहीं आ रहे हैं। सारे पेनल्टी प्रोविजंस हमें सेक्शन 147 के अंदर दिए हुए हैं। तो कंपनी के ऊपर लग गई 25 से 5 लाख तक। नाउ ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं। ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जिसने गड़बड़ करी है ना, जैसे मान लो रिमूवल का राइट जिसके पास में था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते, तो कोई ऑथराइज्ड पर्सन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी जैसे, ठीक है, तो वो होगा ऑफिसर जो कि डिफॉल्ट के अंदर है। या फिर मान लो ऑडिटर गया मिस्टर एक्स के पास में कि मेरे को ये सारे वाउचर्स और निकाल के दे दो, मिस्टर एक्स मना कर रहे हैं कि मैं तो नहीं निकाल के दूंगा, तो यहाँ पे ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन बन गया, मिस्टर एक्स बन गया। तो ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन, shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। ठीक है, जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है याद रखना पड़ेगा, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, 10,000 से 1 लाख रुपए तक की क्या होगी, आपकी पेनल्टी होगी। ना ये लिमिट्स जो लेटेस्ट अमेंडेड है वो लिमिट्स है। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स में सारी लेटेस्ट अमेंडेड ही लिख करके दूंगी और जो आपके पास में ऑलरेडी नोट्स है उनमें भी लेटेस्ट अमेंडेड ही लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं चेक करके बताऊंगी क्योंकि ये 2020 लेटेस्ट के अंदर ही आपके चेंजेस हुए इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे पुरानी लिखी हो, मैं आपको चेक करके बता दूंगी। नोटबुक के अंदर जो मैं लिख के दूंगी वो आपको लेटेस्ट अमेंडेड होगा। अगर नोट्स से थोड़ी कंट्रोवर्सी मिलती है तो नोट्स को अपडेट कर लेना, क्योंकि इस सेक्शन में अभी लेटेस्ट दिसंबर 2020 के अंदर ही चेंजेस हुए हैं। ओके, नाउ सबसेक्शन 2, कंपनी और ऑफिसर्स में तो सिर्फ क्या गिवन है, आपको पेनल्टीज गिवन है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, अब इस पहले समझो थोड़ा सा ऐसे ही, इस ऑडिटर में भी 2 पेनल्टीज गिवन है। कैसे 2 पेनल्टीज, एक ये पेनल्टी कि ऑडिटर से बाय मिस्टेक कोई गड़बड़ हो गई है ना, बाय मिस्टेक मतलब उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर लिया सेक्शंस का, और एक है उसने नोइंगली कोई गड़बड़ करी है, उसने डिसीव किया है कंपनी को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मतलब उसे कोई फ्रॉड पता चला, वो भी साथ में फ्रॉड में मिल गया, तो उसने क्या किया, विलफुली कॉन्ट्रावेन किया है किसी प्रोविजन का, फ्रॉड किया है उसने कंपनी के साथ में। और एक जो यहाँ पे दे रखे हैं फर्स्ट 2 लाइंस दी हुई है, ये केवल सिंपली आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया किसी सेक्शन का, जैसे सेक्शन 144 आपको सर्विसेज नहीं देनी थी, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, बट आपने दे दी। ठीक है, आप अकाउंटिंग भी आप ही कर रहे हो, ऑडिटर भी आप ही कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सेक्शन 144 का प्रोहिबिशन कर रहे हो। तो इन 2 पेनल्टी में से कौन सी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, तो हमारे ऊपर ये फर्स्ट लाइन वाली पेनल्टी लगेगी कि हमने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया। बट अगर आप किसी को नोइंगली विलफुली डिसीव कर रहे हो,
कोई फ्रॉड कर रहे हो, कैसे फ्रॉड करेंगे? जैसे मान लो प्रोस्पेक्टस पढ़ा है ना सब लोगों ने, यस Yes, मैम। है ना? प्रोस्पेक्टस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर वो सेक्शन अच्छे से जाकर के पढ़े अपन, तो वहां पे हम एक सीए की भी हेल्प लेते हैं, सीए का भी एक सर्टिफिकेट लेते हैं, है ना? ठीक है, तो अब yes, अब मान लो आप कंपनी बना रहे हो, आप कंपनी बना रहे थे, आपका मेन पर्पस ये था कि हम क्या करेंगे, आईपीओ लेके आएंगे, लोगों से पैसे लेंगे और छूमंतर हो जाएंगे, ठीक है? बहुत बार होता है ऐसे रियल लाइफ के अंदर। तो नाउ सीए था, आप सीए के पास में सर्टिफिकेशन करवाने गए, सीए को भी आपने आपका इंटेंशन बता दिया था, ठीक है, कि देख ऐसा ऐसा है, तेरे को इतना पैसा मिल जाएगा इसके लिए, तू एक काम कर, जो भी हमने लिखा है उसको प्रूव कर दे कि ये सब कुछ सही लिखा है, ठीक है? सीए ने क्या किया, सीए ने भी विद दिस इंटेंशन कि हम आपको डिसीव कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को हम डिसीव कर रहे हैं, इसी इंटेंशन के साथ में प्रोस्पेक्टस के अंदर थोड़े गड़बड़ करी, घालमेल किया, ठीक है? तो नाउ हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहे या शेयर होल्डर्स को डिसीव कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम डिसीव कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कौन सी पेनल्टी लगेगी? ये नीचे वाली पेनल्टी लगेगी, आपने डिसीव किया है वो वाली पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, ठीक है? तो ऑडिटर्स के लिए यहाँ पे दो पेनल्टी गिवन है। फर्स्ट, अगर हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते, कौन कौन से प्रोविजन दिए? सेक्शन 139, सेक्शन 144 एंड सेक्शन 145, इनको हमने कंप्लाई नहीं किया, देन the auditor shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees or 4 times of the remuneration of the auditor whichever is less, ठीक है? मिनिमम कितना? 25,000 रुपए लगेगा, ठीक है? अब मैक्सिमम की बात आती है, मैक्सिमम कितना? 5 लाख रुपए और 4 टाइम्स ऑफ द रेमुनरेशन व्हिचएवर इज लेस। ये न्यूली अमेंडेड है, ये जो ब्लू लाइन में आ रहा है ये 2020 के अंदर ही डाला है नया, कि अगर मान लो आपने मैंने जो भी गड़बड़ किया, आप मुझे उस कंपनी के अंदर रेमुनरेशन दे रहे थे कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है? 1 लाख रुपए का आप मुझे रेमुनरेशन दे रहे थे, तो उसका 4 गुना कितना होगा? 4 लाख रुपए और 5 लाख विच एवर इज लेस, तो मैक्सिमम मैं पेनल्टी कितनी भरूंगी? 4 लाख रुपए। मेरे रेमुनरेशन का 4 टाइम्स ही मैं पेनल्टी भरूंगी। अगर रेमुनरेशन दे रहे थे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 4 गुना कितना होता है? 8 लाख, बट मैक्सिमम कितना भरूंगी? 5 लाख रुपए। क्लियर? समझ में आया? मैम ये फर्स्ट पॉइंट में भी सेक्शन 139 है और सेकंड में भी है, तो फिर अपन कैसे उसको वो करेंगे? यहाँ पे कंपनीज की गड़बड़ है, यहाँ पे ऑडिटर की गड़बड़ है। कंपनी ने अपॉइंटमेंट टाइमली नहीं किया, अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर को करना था बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर दिया, तो ये सारी गड़बड़ तो किसकी है? कंपनी के। कंपनी प्रोविजंस कंप्लाई नहीं कर रही है। नाउ यहाँ पे ऑडिटर का ड्यूटी था कि आपको सर्टिफिकेट देना था कि आपके ऊपर कोई भी प्रोसेक्यूशन नहीं चल रहा है कोर्ट का, प्रोफेशनल, है ना? या फिर आपको सर्टिफिकेट देना था लाइक कि आपने 20 कंपनीज का ऑडिट से ज्यादा नहीं किया है, तो ये सारी चीजें सर्टिफिकेट में देनी थी आपको सेक्शन, बट आपने कंप्लाई नहीं किया। गलती किसका है? कंपनी तो मानेगी ना, आप कह रहे हो तो कंपनी को तो मानना ही पड़ेगा। कंपनी ने क्या गड़बड़ किया? उसको ड्यूटी था सर्टिफिकेट लेना है, उसने सर्टिफिकेट लिया, कंपनी ने कोई गड़बड़ नहीं किया है। गड़बड़ आप कर रहे हो कि आपने क्या किया है, उसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर जो बात सच लिखनी थी वो आपने यों ही लिख दी। ना यों ही लिख दी में फ्रॉड नहीं कर रहे हो आप कंपनी के साथ में। फ्रॉड मतलब आप उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, है ना? यहाँ पे आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आप सिर्फ रेमुनरेशन देना चाहते थे कि यार ठीक है ना, ले लेते हैं, लिख देते हैं, ठीक है? तो ये आपने क्या किया? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया। तो अब गड़बड़ किसने की? ऑडिटर ने। तो कौन सी आपने पेनल्टी लगाएंगे? हम ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है? क्लियर? पॉइंट 1। नाउ आइए यहाँ वाला पॉइंट। अब क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट if an auditor has contravened such provisions knowingly
or willfully with the intention to deceive the company or its shareholders or creditors or tax authorities. आपने कुछ भी ऐसी गड़बड़ करी है जिसमें आपका पर्पस क्या था, टू डिसीव द कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को या टैक्स अथॉरिटीज को, यानी कि किसी को भी डिसीव करना, फ्रॉड करने के पर्पस से आपने कुछ काम किया है तो आपको पनिशमेंट भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। पेनल्टी तो दोगे ही दोगे, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। He shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, मैक्सिमम 1 साल के लिए जेल होगी। एंड विथ फाइन, साथ में फाइन भी भरना पड़ेगा। which shall not be less than 50,000 रुपए, मिनिमम 50,000 रुपए, और which may extend to 25 lakh और 8 times of remuneration whichever is less। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, 8 times of remuneration है। ठीक है, अगर आपने गड़बड़ डिसीव करने के हिसाब से करी है तो आपको 50,000 रुपए मिनिमम और मैक्सिमम कितना, 25 लाख या 8 टाइम्स ऑफ रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस, इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा। वापस से रीजॉइन कर लो, इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके।